कल्पना कीजिए पैराग्लाइडिंग करते हुए अचानक एक तूफान आपको उड़ा ले जाए और आप सीधे किसी अनजान शायद दुश्मन देश में जा गिरें और वहां आपकी मुलाकात हो किसी ऐसे शख्स से जो आपकी किस्मत ही बदल दे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि दुनिया भर में पसंद किए गए कोरियन ड्रामा क्रैश लैंडिंग ऑन यू की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो पूछती है क्या प्यार वाकई सरहदों और सियासत से परे है। बिल्कुल। और कहानी के केंद्र में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग हैं। एक तरफ है यून सेरी, दक्षिण कोरिया की एक बेहद अमीर, कामयाब और थोड़ी बिंदास बिजनेस टाइकून। पर्दे के पीछे, ग्लैमर और दौलत के पीछे वो कहीं ना कहीं अकेली सी हैं, अपने ही परिवार की साजिशों से घिरी हुई। और दूसरी तरफ है कैप्टन री जोंग ह्योक, उत्तर कोरिया के एक संभ्रांत परिवार से हैं, उसूल पसंद, शांत और बेहद अनुशासित आर्मी ऑफिसर। इनकी दुनियाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं बनती बल्कि विचारधारा, रहन सहन, जिंदगी के हर पहलू में बिल्कुल अलग है। और आज हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है बल्कि उन गहराइयों को छूना है जो इस शो को इतना यादगार बनाती हैं। हमें जो स्रोत मिले हैं उनकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कहानी प्यार, किस्मत, इंसानी जज्बातों और दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं के टकराव को दिखाती है और क्यों इसने दुनिया भर के दर्शकों पर इतना गहरा असर डाला। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यून सेरी के पैराग्लाइडिंग एडवेंचर से। वो दक्षिण कोरिया में अपना नया प्रोडक्ट टेस्ट कर रही होती हैं जब एक अप्रत्याशित तूफान उन्हें उड़ाकर सीधा उत्तर कोरिया के डीमिलिटराइज जोन DMZ के जंगल में ले जाता है। वो एक पेड़ पर अटकी होती है बेचारी और तभी उनकी नजर पड़ती है एक वर्दीधारी शख्स पर। और वो शख्स है कैप्टन री जोंग ह्योक, जो अपनी यूनिट के साथ उस वक्त गश्त पर होते हैं। और ये पहली मुलाकात ही विस्फोटक है। एक तरफ डरी हुई ग्लैमरस सेरी, दूसरी तरफ बंदूक ताने एकदम गंभीर जोंग ह्योक। अब देखिए, नियमों के हिसाब से तो जोंग ह्यो को सेरी को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आखिर वो दुश्मन देश की नागरिक है, अवैध रूप से उनके इलाके में है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। यही कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है ना? ये फैसला लेना उनके लिए कितना खतरनाक रहा होगा। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, उत्तर कोरिया जैसे देश में जहां सिर्फ शक की बिना पर भी बहुत कड़ी सजा हो सकती है, वहां गिल्ट बाय एसोसिएशन यानी किसी दोषी से जुड़े होने का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। तो जोंग ह्योक का सेरी को न सिर्फ जाने देना बल्कि बाद में उसे छुपाने का फैसला करना, ये अपने और अपने परिवार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम था। ये सिर्फ दया नहीं थी, शायद ये उनके अपने चरित्र का हिस्सा था। वो उसूलों पर चलने वाला इंसान, लेकिन अंदर से मानवीय। या शायद, जैसा कुछ विश्लेषण बताते हैं, ये उनके अपने एक नियंत्रित जीवन से बाहर झांकने की एक अवचेतन इच्छा का प्रतीक भी हो सकता है। वाकई। तो यहीं से शुरू होता है वो लुका छिपी का खतरनाक खेल, सेरी को उत्तर कोरिया में छिपा कर रखना, जहां कहते हैं हर दीवार के कान हैं। और इन दोनों के व्यक्तित्व कितने अलग हैं। सेरी जिसे लग्जरी की आदत है, थोड़ी डिमांडिंग, थोड़ी नाटकीय। और जोंग ह्योक जो कम बोलते हैं, बेहद मुनज्जम, ऑर्गेनाइज्ड और अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं। शुरुआत में तो टकराव होना लाजमी था। बिल्कुल। सेरी का वहां के माहौल में ढलना, जहां बिजली भी कभी कभी जाती है और गर्म पानी भी मुश्किल से मिलता है, ये अपने आप में थोड़ा हास्य भी पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात जो उभर कर आती है वो ये है कि उनकी यही भिन्नताएं धीरे धीरे आकर्षण का कारण बनती हैं। जोंग ह्योक की वो शांत और स्थिर मौजूदगी सेरी को एक ऐसी सुरक्षा का एहसास कराती है जो उसे शायद अपनी दौलत और कामयाबी से भी कभी नहीं मिली थी। वो उसे बाहरी खतरों से बचाता है। और सेरी, वो जोंग ह्योक की जिंदगी में क्या लाती है? क्या सिर्फ हंगामा? नहीं, सिर्फ हंगामा नहीं। सेरी अपनी जिंदा दिली से, अपनी बेबाकी और कभी कभी अपनी नादानी से जोंग ह्योक की बेहद नियंत्रित और शायद थोड़ी उदास सी दुनिया में एक तरह की ताजगी और रंग भर देती है। एक विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि सेरी का वो खुलापन और पूंजीवादी दुनिया की जो बेधड़क सोच है, वो जोंग ह्योक के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं थी बल्कि एक ऐसी खिड़की थी जो उसे अपनी बंदिशों भरी दुनिया के बाहर की संभावनाओं की झलक देती थी। ये शायद उसके अपने दबे हुए सपनों से, जैसे पियानो बजाने का उसका शौक था, उससे कहीं न कहीं जुड़ती थी।
तो एक तरह से वे एक दूसरे के खालीपन को भरते हैं, वो भी ऐसी जगह जहां प्यार और अपनेपन की उम्मीद करना भी मुश्किल है। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे विपरीत परिस्थितियां और व्यक्तित्व असल में उन्हें करीब ला रहे थे। लेकिन ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। मुश्किलें तो हर तरफ से आनी ही थी, है ना? यकीनन सबसे बड़ा खतरा तो उत्तर कोरियाई अधिकारियों से ही था, खासकर वो सुरक्षा विभाग का अफसर चो चोलगांग, जो जोंग ह्योक को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और किसी भी कीमत पर उसे फंसाना चाहता है। उसे शक हो जाता है कि जोंग ह्योक कुछ छिपा रहा है। हर पल ये डर बना रहता है कि सेरी का राज खुल जाएगा और उसका अंजाम भयानक होगा। और सिर्फ उत्तर कोरिया में ही नहीं, दक्षिण कोरिया में भी सेरी के लिए हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसके लापता होने के बाद उसके परिवार में तो एक तरह से जश्न जैसा माहौल था, खासकर उसके बड़े भाई जो हमेशा से उसकी कंपनी सेरीज चॉइस पर कब्जा करना चाहते थे। यहां हमें दक्षिण कोरिया के उन अमीर कारोबारी घरानों, जिन्हें चेबोल कहते हैं, उनकी अंदरूनी राजनीति और पारिवारिक कलह की भी झलक मिलती है। सेरी का परिवार उसके लौटने से ज्यादा उसकी मौत की खबर में दिलचस्पी रखता था। मतलब सोचिए। बिल्कुल। और एक और जटिलता थी जियोंग योग की मंगेतर सोदान। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी जो सालों पहले दोनों परिवारों ने तय की थी। सोदान एक मजबूत स्वतंत्र महिला है, पर वो भी सामाजिक अपेक्षाओं और पारिवारिक दबाव से बंधी हुई है। तो ये रिश्ता जियोंग योग और सेरी के पनपते प्यार के सामने एक बड़ी नैतिक और सामाजिक बाधा बनकर खड़ा होता है। ये सारे संघर्ष मिलकर दिखाते हैं कि उनका प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि वो दो देशों के विभाजन, सामाजिक नियमों और पारिवारिक उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात उनके खिलाफ हो, हर पल एक इम्तिहान जैसा। क्या स्रोत इस बात पर कुछ रोशनी डालते हैं कि इन चुनौतियों ने उनके रिश्ते को कैसे प्रभावित किया? क्या इसने उन्हें तोड़ा या और मजबूत बनाया? ज्यादातर विश्लेषण यही मानते हैं कि इन चुनौतियों ने उनके बंधन को असल में और मजबूत किया। हर बार जब वे एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे, उनका भरोसा और गहरा होता जाता था। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ रोमांटिक भावनाओं पर आधारित नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान, भरोसे और निस्वार्थ त्याग पर टिका था। उन्हें पता था कि उनका साथ रहना लगभग नामुमकिन है, शायद इसीलिए साथ बिताया हर पल और ज्यादा कीमती हो गया था उनके लिए। और फिर वो पल आता है जब जेरी को दक्षिण कोरिया वापस लौटना पड़ता है। कई खतरनाक स्थितियों से गुजरने के बाद जियोंग ह्योक और उसके साथियों की मदद से वो आखिरकार सीमा पार कर लेती है। वो अपनी जानी पहचानी दुनिया में वापस आ जाती है, अपनी कंपनी, अपना घर, अपनी दौलत। लेकिन क्या वो पहले जैसी रह पाती है? बिल्कुल नहीं। शारीरिक रूप से वो सुरक्षित थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भावनात्मक रूप से वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका दिल, वो तो जैसे उत्तर कोरिया में जियोंग ह्योक के पास ही रह गया था। अपनी पुरानी ग्लैमरस जिंदगी उसे अब खोखली सी लगने लगती है। वो जियोंग ह्योक को याद करती है, उन साधारण से पलों को याद करती है जो उन्होंने साथ बिताए थे। वो कॉफी पीना, नूडल्स खाना, साइकिल चलाना। ये दिखाता है कि सच्चा जुड़ाव और खुशी असल में भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों में मिलती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत या कहें ड्रामा उन्हें फिर मिलाता है, लेकिन शायद और भी खतरनाक परिस्थितियों में। जियोंग ह्योक किसी तरह दक्षिण कोरिया पहुंच जाता है, सेरी को उस खतरे से बचाने के लिए जो उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गया है। अब भूमिकाएं बदल जाती हैं। अब सेरी को जियोंग ह्योक को अपनी दुनिया में छुपाना है। हाँ, और ये हिस्सा दिखाता है कि त्याग वो एक तरफा नहीं था। सेरी भी जियोंग ह्योक की रक्षा के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपनी कंपनी और अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। उनका प्यार अब सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं रह गया था, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा के लिए लगातार किए जाने वाले कामों में दिखता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जैसा कि कई स्रोत भी इशारा करते हैं, प्यार की खातिर इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या सच्चा प्यार आपको वो हिम्मत देता है जो शायद आप में अकेले कभी न होती? इनकी कहानी इसका जवाब हाँ में देती हुई दिखती है। उन्होंने बार बार एक दूसरे के लिए अविश्वसनीय बलिदान दिए। ये सिर्फ रोमांटिक इशारे नहीं थे, ये तो जीवन और मृत्यु के फैसले थे। निश्चित रूप से। आप सोचे, जियोंग ह्योक ने उत्तर कोरिया में अपनी पूरी जिंदगी, अपना सैन्य करियर, अपने परिवार की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
और सेरी ने दक्षिण कोरिया में अपनी अरबों की संपत्ति और सामाजिक रुतबे को खतरे में डाला। ये त्याग उनके प्यार की गहराई को साबित करते हैं। ये दिखाते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ परिस्थितियों की देन नहीं था, बल्कि एक सचेत चुनाव था, जिसके लिए वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। लेकिन अंत में कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना कराती है। जी, तमाम कोशिशों और इतने गहरे प्यार के बावजूद ये साफ हो जाता है कि उनका एक साथ रहना, चाहे उत्तर कोरिया में हो या दक्षिण कोरिया में, संभव नहीं है। जी, उनकी दुनियाएं उन्हें स्थायी रूप से अलग रखती हैं। राजनीतिक वास्तविकताएं उनके व्यक्तिगत सपनों पर भारी पड़ती हैं। यही कहानी अपनी सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंचती है। दर्शकों को लगता है कि शायद अब उनका हमेशा के लिए बिछड़ना तय है, लेकिन फिर कहानी एक समाधान पेश करती है। स्विट्जरलैंड, एक तटस्थ देश जहां ना उत्तर कोरिया का दखल है ना दक्षिण कोरिया का, एक ऐसी जगह जहां वे कुछ समय के लिए, साल में कुछ हफ्ते, मिल सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी सीमा के। तो ये पारंपरिक हैप्पी एंडिंग नहीं है जहां प्रेमी हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, वैसा नहीं है। ये कुछ और है। इसे कैसे समझा जाए? ये एक बहुत ही दिलचस्प अंत है, जिसे शायद हम खट्टा मीठा एहसास या बिटर स्वीट कह सकते हैं। इसमें इस बात की खुशी है कि चलो, उन्होंने मिलने का एक रास्ता ढूंढ लिया, कि उनका प्यार जीवित रहा। लेकिन इसमें एक उदासी भी है, एक कसक है कि वे एक सामान्य जोड़े की तरह अपनी जिंदगी साथ नहीं बिता सकते हैं। स्रोत इस अंत की व्याख्या कई तरह से करते हैं। कुछ इसे यथार्थवादी मानते हैं, जो दिखाता है कि प्यार कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दुनिया की कठोर सच्चाइयों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो क्या ये एक तरह का समझौता है या फिर प्यार की जीत? शायद दोनों। हाँ, ये एक समझौता है, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ता है, लेकिन ये प्यार की जीत भी है, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मुश्किल परिस्थितियों के भीतर खुशी और साथ रहने का एक अनूठा तरीका खोज लिया है। ये दिखाता है कि सच्चे प्यार को शायद हमेशा एक आदर्श अंत की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ दो ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो एक दूसरे का साथ न छोड़ने का फैसला करें और अपने प्यार को बनाए रखने का रास्ता निकालें, चाहे वो रास्ता कितना ही मुश्किल या सीमित क्यों ना हो। उनका स्विट्जरलैंड में मिलना इसी दृढ़ता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और शायद यही वजह है कि क्रैश लैंडिंग ऑन यू सिर्फ एक रोमांटिक कहानी बनकर नहीं रह गई। इसने दुनिया भर के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा, उन्हें हंसाया, रुलाया और सोचने पे मजबूर किया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सबसे मुश्किल और नफरत भरे माहौल में भी इंसानियत, दया और प्यार पनप सकता है। कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग भी एक दूसरे में घर ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पे दर्शक शायद कहानी खत्म होने के बाद भी सोचते रहते हैं। क्या सेरी और जियोंग ह्योक का वो अटूट बंधन ये साबित करता है कि मानवीय जुड़ाव और प्रेम वास्तव में किसी भी भौतिक या राजनीतिक सीमा से ज्यादा शक्तिशाली हैं, या फिर उनका अंततः स्विट्जरलैंड जैसी तटस्थ जमीन पर ही मिल पाना इस बात पे जोर देता है कि ये सीमाएं इतनी अटूट हैं कि प्यार को भी जीवित रहने के लिए इनसे परे एक सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ती है। शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, और यही इस कहानी की खूबसूरती है। यह हमें इंसानी रिश्तों की जटिलता और ताकत दोनों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।